दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उमाकांत क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, मैं उमाकांत शर्मा आपके सामने एक बार फिर आ जाऊँ त्रिकोणमिति की एक नई क्लास के साथ में। दोस्तों, अब अपना त्रिकोणमिति लगभग ख़त्म होने को है। आज हम ये पॉलीगन भी कर लेंगे इसके साथ में। कल हमने परिवृत्त कर लिया था, परिवृत्त के साथ में आज हम अंतःवृत्त भी कर लेंगे, पॉलीगन भी कर लेंगे और कुछ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी देख लेंगे। और कल इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। बाई चांस अगर कल बचा तो परसों फाइनली ख़त्म हो ही जाएगा। फिर 2-3 क्लास अपनी उसकी रहेंगी क्वेश्चंस की, जैसे हम करते आए हैं हर चैप्टर में। और उसके बाद में ये ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। कल मैंने परिवृत्त की बात की थी और परिवृत्त के बारे में आपने समझ भी लिया होगा कि क्या होता है परिवृत्त। एक बार और मैं इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। उसके बाद में परिवृत्त और अंतःवृत्त ये दोनों को कंपेरिजन की फॉर्म में पढ़ेंगे। कंपैरिजन की फॉर्म में मतलब दोनों में क्या अंतर होता है वो चीज़ हम देखेंगे, ठीक है। अंतःवृत्त भी देखेंगे और परिवृत्त भी देखेंगे, ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो अगर मैं परिवृत्त की बात करता हूँ, परिवृत्त की कल मैंने बताया था। जैसे मान लो ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। कल चूंकि टाइम ओवर होने की तरफ था तो उस वजह से मैंने हल्का सा इसके बारे में बता दिया था, ठीक है। जैसे मान लो ये एक ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल की तीनों साइडों को अगर बाइसेक्ट किया जाए, ठीक है, इसकी तीनों साइडों को अगर बाइसेक्ट किया जाए। अब साइड को बाइसेक्ट कैसे करते हैं, देखो जैसे मान लो ये साइड है, इसको बाइसेक्ट करना है तो क्या करेंगे, प्रोटेक्टर लिया, प्रकार जिसको बोलते हैं वो लिया, उसकी जो सुई होती है ना, जो नॉक होती है वो यहाँ पर रखी और आधे से ज़्यादा इसको खोल दो। आधे से ज़्यादा कितना भी खोलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। भले ही चाहो तो पूरे के बराबर खोल सकते हो। यहाँ से ऐसे ये आधे से ज़्यादा खोला, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, ठीक है। जैसे मान लो एक आर्क ये ऊपर ये गई और नीचे ये आ गई, ठीक है। फिर वापस उसी चाप को बिना हिलाए हुए इस पॉइंट पर रखना है और फिर वही एक आर्क ऊपर एक नीचे। तो जैसे मान लो एक यहाँ पर आ जाती है और एक यहाँ पर आ जाती है, ठीक है। तो ये दोनों जहाँ पर भी एक दूसरे को काट रही हैं, ये आर्क इसको ऐसे डॉटेड से मिला देंगे। तो जो डॉटेड से जो मिलेगा, अब ये इसका बाइसेक्शन हो चुका है। हालांकि चूंकि मैंने तो ये देखो, मैंने तो यहाँ पर ये हाथ से बनाया, प्रोटेक्टर से नहीं बनाया, तो थोड़ा बहुत चाप इधर उधर हो जाता है, तो इसलिए ये यहाँ पर इसका बाइसेक्शन बराबर नहीं हुआ है। लेकिन जब हम प्रोटेक्टर से करते हैं एग्जैक्ट बराबर बाइसेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे ही मुझे इस ट्रायंगल की तीनों साइडों का बाइसेक्शन कर देना है, ठीक है। जैसे मान लो कि मैंने बीसी साइड का बाइसेक्शन किया तो एक आर्क के ऊपर, भाई आधे से ज़्यादा खोलो, आधे से ज़्यादा खोलने के बाद में एक आर्क ऊपर एक नीचे, ठीक है। ऐसे ही फिर यहाँ से एक आर्क ऊपर एक नीचे। तो मान लो ये इसका बाइसेक्शन हो गया, ठीक है, ये इसका बाइसेक्शन हो गया। उसके बाद में क्या करेंगे, अब इस वाली साइड का बाइसेक्शन करो। तो यहाँ पर ये प्रोटेक्टर रखा और ये आधे से ज़्यादा खोला, एक आर्क ऊपर एक नीचे, ठीक है। तो जैसे मान लो ये आर्क के ऊपर और ये नीचे, यहाँ से मान लो जैसे ये आती है, ठीक है। तो इसको ऐसे डॉटेड से मिला देंगे। फिर ऐसे ही इसका बाइसेक्शन करो, इसका बाइसेक्शन करेंगे। मान लो कि एक आर्क यहाँ कटती है और एक आर्क यहाँ कटती है। फिर ऐसे ही एक आर्क यहाँ कटती है और एक आर्क यहाँ कटती है। मान लो अब चूंकि मैं तो हाथ से बना रहा हूँ, तो हाथ से बना रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा इधर उधर ये आर्क हो जाती हैं, ठीक है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर ये तीनों जो इंटरसेक्टिंग लाइन है, जो बाइसेक्टिंग जो लाइन है, वो बाइसेक्टिंग लाइन यहाँ इस पॉइंट पर तीनों एक दूसरे से मिल रही हैं, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि ये इसको क्या मानना है, हमें केंद्र मानना है, यानी सर्किल का सेंटर मानना है, ठीक है। सर्कम सर्किल का क्या मानना है, इसे सेंटर मानना है, केंद्र मानना है। तो अब इसको जब केंद्र माना तो यहाँ से लेके और किसी भी शीर्ष तक, किसी भी वर्टेक्स तक एक आर्क भर लो। जैसे मान लो यहाँ से मैंने ए तक भर लिया, या फिर यहाँ से बी तक या सी तक, क्योंकि यहाँ से इन तीनों की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। तीनों की डिस्टेंस बराबर होगी। तो ऐसे करके एक आर्क भरा और आर्क भरने के बाद में फिर जब हम एक सर्किल बनाएंगे तो वो सर्किल ऐसे बनेगा जो इन तीनों शीर्षों से होता हुआ जाएगा। और इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे सर्कम सर्किल, सर्कम सर्किल या परिवृत्त। अब इसे परिवृत्त क्यों बोला, परि का मतलब होता है बाहर चारों तरफ, ठीक है, बाहर चारों तरफ। अब ये त्रिभुज के बाहर है और चारों तरफ है, इसलिए इसे परिवृत्त कहते हैं। त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होते हुए जाता है, ठीक है, ये परिवृत्त होता है। इसकी तीनों कंडीशन मैंने कल बता दी थी कि अगर त्रिभुज न्यूनकोण है तो परिवृत्त का जो केंद्र होगा वो कहाँ होगा, इसके अंदर स्थित होगा। जैसे कि हमने अभी देखा तो ये न्यूनकोण था, ठीक है। और अगर देखो 3 कंडीशन थी, अगर त्रिभुज न्यूनकोण है तो इसका केंद्र कहाँ होगा, केंद्र कहाँ होगा, अंदर होगा। अगर त्रिभुज अधिक कोण है, अगर त्रिभुज अधिक कोण है
तो केंद्र कहाँ होगा, केंद्र फिर बाहर होगा। अगर त्रिभुज समकोण है, अगर त्रिभुज समकोण है तो केंद्र कहाँ होगा, केंद्र कर्ण का मध्य बिंदु होगा। कर्ण का क्या होगा, मध्य बिंदु होगा। तो ऐसे करके हम इसके सेंटर निकाल सकते हैं। बाकी रेडियस निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला बता ही दिया था, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे किसकी, अंतःवृत्त की। अंतःवृत्त की बात करते हैं, ये तो परिवृत्त की बात हुई थी, ठीक है। अब देखो अंतःवृत्त क्या होता है वो समझो। अंतःवृत्त क्या होता है, त्रिभुज का अंतःवृत्त या इन सर्किल ऑफ ए ट्रायंगल, ठीक है, इन सर्किल ऑफ ए ट्रायंगल। अब देखो इन सर्किल क्या होता है, हमने जब देखो मैं इसको कंपैरिजन के फॉर्म में पढ़ाना चाह रहा हूँ ताकि इन दोनों में कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। ये तो परिवृत्त हो गया और ये इधर मैं ले लेता हूँ अंतःवृत्त, ठीक है। ये सर्कम सर्किल और ये इन सर्किल। सर्कम सर्किल में क्या था, यानी परिवृत्त में क्या था कि जो त्रिभुज था ना, उस त्रिभुज की भुजाओं का हमने क्या किया था, बाइसेक्शन किया था। ऐसे करके इनकी त्रिभुज की भुजाओं का बाइसेक्शन किया था और उससे हमें क्या मिला था, इसका मूल केंद्र मिला था। सर्किल का क्या मिला था, केंद्र मिला था। लेकिन अंतःवृत्त में हम भुजाओं का बाइसेक्शन नहीं करते हैं। अंतःवृत्त, सबसे पहली बात तो ये होती है कि अंतःवृत्त का मतलब क्या है। देखो परिवृत्त क्या था, त्रिभुज के बाहर उसके शीर्षों से होके जाने वाला वृत्त था, ठीक है। त्रिभुज के बाहर, त्रिभुज के वर्टेक्स से होके जाने वाला वृत्त था। अंतःवृत्त क्या होता है कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं को टच करता हुआ त्रिभुज के अंदर बना वृत्त, ये कहलाता है त्रिभुज का अंतःवृत्त। देखो नाम से स्पष्ट है, यहाँ पर क्या है, परि। परि का मतलब होता है बाहर चारों ओर, बाहर चारों ओर। संस्कृत में भी तुमने पढ़ा होगा उभयतः पर्वतः, सॉरी उभयतः परतः सर्वतः, ठीक है, ये सारी चीज़ पढ़ी होंगी। सर्वतः का मतलब सभी और, उभयतः मतलब दोनों ओर, परितः मतलब चारों ओर, ठीक है। तो ऐसे ही परितः का मतलब, परिवृत्त का मतलब क्या हो गया, बाहर चारों ओर जो वृत्त बना हुआ है। अंतःवृत्त का क्या मतलब होता है, अंतः का मतलब क्या होता है, अंदर। भाई अंतः का मतलब क्या होता है, अंदर ही तो होता है। अंतः मन या अंतर्मन मतलब अंदर जो मन, तो ऐसे ही करके अंतःवृत्त का मतलब क्या होता है, अंदर जो वृत्त है। तो त्रिभुज के अंदर जो वृत्त होगा, अब भाई त्रिभुज के अंदर अगर कोई वृत्त बन रहा है तो वर्टेक्स को तो टच कर ही नहीं सकता। अगर कोई वृत्त त्रिभुज के अंदर बनेगा, भाई अगर वर्टेक्स को टच करते हुए जाएगा, मान लो जैसे वर्टेक्स को टच करते हुए अगर ऐसे जाता है, तब तो ये त्रिभुज के तो बाहर जाएगा फिर। तो त्रिभुज के अंदर है, इसका मतलब ये टच किसको करेगा, फिर भुजाओं को टच करेगा, ठीक है। अब ये बनता कैसे है, जैसे हमने इसमें भुजाओं का बाइसेक्शन किया था, इसमें अंतःवृत्त में हम भुजाओं का बाइसेक्शन नहीं करते हैं, इसमें हम करते हैं कोणों का बाइसेक्शन। अब बात आती है सर कोणों का बाइसेक्शन कैसे करते हैं, तो देखो कोणों का बाइसेक्शन कैसे करते हैं। मान लो रैंडमली ये कोई एक कोण है, मुझे नहीं पता ये कितनी डिग्री का है, ठीक है। रैंडमली मैंने ये एक कोई कोण बना दिया AOB, इसका बाइसेक्शन मुझे करना है, ठीक है, इसका मुझे बाइसेक्शन करना है। तो बिना माप की एक आर्क भर लो, बिना माप की जो तुम्हारी इच्छा हो उस माप की एक आर्क भर लो प्रोटेक्टर में, ठीक है। एक आर्क भरी और आर्क भरने के बाद में यहाँ से लेके मतलब यहाँ पर उसकी नोक रखो और मान लो जैसे तुमने ये आर्क भरी है, ठीक है, ये आर्क भरी है, तो यहाँ पर जब उसकी नोक रखोगे तो ऐसे करके एक सेमी सर्किल बनाओ, एक अर्धवृत्त बनाओ, ठीक है। एक अर्धवृत्त बनाया, अर्धवृत्त बनाओगे, उसके बाद में वो जो आर्क है, वो जो चाप है वो हिलनी नहीं चाहिए, ठीक है, वो हिलनी नहीं चाहिए। और उसी आर्क को उठा के यहाँ पर जहाँ ये सेमी सर्किल इस रे को टच कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है, यहाँ पर नोक रखो उसकी, फिर इधर एक आर्क काटो ऐसे, ठीक है, ये एक आर्क काट, उसके बाद में उसी आर्क का, यानी आर्क हिलनी नहीं चाहिए, यहाँ रखो और फिर एक आर्क काटो, तो मान लो ये आर्क कटती है, ठीक है। जहाँ ये दोनों आर्क एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी उसे इससे मिला दो, इसके वर्टेक्स से, और ये हो गया इस एंगल का बाइसेक्शन, ठीक है। ऐसे करके एंगल का बाइसेक्शन होता है। तो अब इस एंगल का जो बाइसेक्शन हमने किया है, ऐसे ही हमें इस त्रिभुज के तीनों कोणों का बाइसेक्शन कर देना है, ठीक है। जैसे मान लो मैं इसको नाम दे देता हूँ P, ये Q और ये R, मैंने इसको नाम दे दिया, ठीक है। चलो अंतर्वृत्त की त्रिज्या को नाम देते हैं R, तो इसलिए इसको या तो XYZ नाम दे दो या ABC नाम दे दो, कुछ भी नाम दे दो। जैसे मान लो चलो मैं इसको ABC ही नाम दे देता हूँ, ABC, ठीक है। तो अब देखो
पहले मैंने एंगल बी का बाइसेक्शन किया, तो अब चूंकि ये तो मैंने कंस्ट्रक्शन में बता दिया कि बाइसेक्शन कैसे करते हैं, अब यहाँ पर मेरा मुद्दा वो बाइसेक्शन वाला नहीं है, ठीक है। मान लो कि इस एंगल का जो बाइसेक्शन है वो ये है, ठीक है, ये एंगल का बाइसेक्शन हो गया। अब मुझे एंगल ए का भी बाइसेक्शन करना है। एंगल ए का बाइसेक्शन किया, मान लो वो बाइसेक्शन ये आया। अब मुझे एंगल सी का बाइसेक्शन करना है, और मान लो एंगल सी का बाइसेक्शन ये आया, ठीक है। तो अब देख सकते हैं कि जहां पर ये तीनों बाइसेक्टिंग लाइन जो मिल रही हैं, जो एंगल के जो बाइसेक्टर हैं, वो जहां पर ये तीनों मिल रहे हैं, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है सर अंतः केंद्र। वो क्या कहलाएगा? अंतः केंद्र कहलाएगा। और ये जब अंतः केंद्र हो गया, तो केंद्र मिल गया, तब तो हमें वृत्त बनाने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जब ये हमें केंद्र मिल गया, तो इसकी इस लाइन से या इस लाइन से या इस लाइन से, तीनों से ही दूरी कैसी होगी? बराबर होगी। बराबर अगर इनकी डिस्टेंस होगी, तो अब यहाँ से मान लो इसके बराबर हमने, ये त्रिज्या हो गई इसकी, तो इसके बराबर आर्क भर के और ऐसे करके एक सर्किल खींच देंगे। ऐसे करके ये इनर सर्किल इन सर्किल या अंतःवृत्त बनता है, ठीक है। अंतःवृत्त की त्रिज्या अंतः त्रिज्या, अंतःवृत्त का केंद्र अंतः केंद्र, परिवृत्त की त्रिज्या परित्रिज्या, परिवृत्त का केंद्र परिकेंद्र, ठीक है। ऐसे इनकी टर्मिनोलॉजी हो जाती है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि अब तो परिवृत्त और अंतःवृत्त दोनों समझ में आ चुके होंगे। चलिए मैं दोनों का एक फेयरली चित्र बना देता हूँ, मतलब दोनों का अलग अलग एक चित्र बना देता हूँ, ताकि दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाए। ये एक ट्रायंगल है, इसका तो बनाना है मुझे परिवृत्त, और चलो फेयर बनाना है तो फिर ऐसे तो थोड़ा ठीक नहीं रहेगा। मैं पहले सर्किल बना लेता हूँ, उसके बाद में ट्रायंगल बना लूँगा। पहले मैंने ये सर्किल बनाया, ठीक है, उसके बाद में अब बना देता हूँ मैं ट्रायंगल, ताकि चित्र थोड़ा स्पष्ट रहे। क्योंकि प्रोटेक्टर वगैरह से तो साफ चित्र बन जाता है, ट्रायंगल बनाने के बाद में भी बना सकते हैं, लेकिन हाथ से नहीं बनता। अंतःवृत्त के लिए क्या होगा? जैसे मैंने पहले ये एक वृत्त बना दिया, और अब इसके ऊपर मैंने ये एक ट्रायंगल बना दिया। ये लो, ये तो हो गया परिवृत्त, और ये हो गया अंतःवृत्त। अच्छा, यहाँ से मैं एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा। परिवृत्त में जो हमने 3 कंडीशन पढ़ी थी कि अगर त्रिभुज न्यून कोण हो तो फिर परिकेंद्र जो होगा वो त्रिभुज के अंदर होगा, अगर अधिक कोण हो तो त्रिभुज के बाहर होगा। लेकिन जो तीसरी कंडीशन थी कि अगर परिवृत्त का जो केंद्र या मैं ये कह सकता हूँ कि परिवृत्त जो था जो समकोण था, त्रिभुज जो समकोण था उसका मतलब समकोण था, तो फिर ऐसी सिचुएशन में जो परिकेंद्र होगा वो परिकेंद्र कहाँ होगा? कर्ण का मध्य बिंदु होगा, कर्ण का मध्य बिंदु। तो यहाँ से एक चीज़ और भी निकल के आती है। जैसे मान लो मैंने ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, इसका मतलब ये हुआ कि अब जो सर्किल बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। ऐसे ये सर्किल बनेगा, इसका केंद्र जो होगा वो केंद्र इसका मध्य बिंदु होगा, केंद्र इसका मध्य बिंदु होगा, किसका? हाइपोटेन्यूस का, ठीक है, कर्ण का। तो हाइपोटेन्यूस का जब इसका मध्य बिंदु है, इसका मतलब, और दूसरी बात, ये जब केंद्र है और ये पूरा टच हो रहा है, केंद्र से होकर के जाने वाली जीवा क्या कहलाती है? व्यास कहलाती है ना। तो ये जो कर्ण था वो अब इसका क्या हो चुका है? व्यास हो चुका है ना, व्यास हो चुका है। और चूंकि ये 90 डिग्री का एंगल है, इसीलिए आपने एक थ्योरम पढ़ी होगी कि समकोण में बनने वाला कोण क्या होता है? अर्धवृत्त में बनने वाला कोण क्या होता है? समकोण होता है। अर्धवृत्त में बनने वाला कोण क्या होता है? समकोण होता है, समकोण होता है। अब यहाँ से इससे आप कोई भी एंगल बना लो, चाहो तो ये एंगल बना लो, चाहो ये एंगल बना लो, कोई भी एंगल बना सकते हो। यहाँ से जो भी एंगल बनेंगे वो सारे के सारे क्या बनेंगे? सारे के सारे राइट एंगल बनेंगे। क्यों? क्योंकि ये सेमी सर्किल में बने हुए हैं, ठीक है। तो ये सारे के सारे एंगल कौन से होंगे? राइट एंगल होंगे। खैर वो मेरा यहाँ पर मुद्दा नहीं है, हम यहाँ पर त्रिकोणमिति के लिए पढ़ रहे हैं। तो अब मुझे लग रहा है कि त्रिभुज का अंतःवृत्त जो होता है वो समझ में आपके आ चुका होगा, ठीक है। तो अब इसकी रेडियस की बात कर लेते हैं। रेडियस के कुछ फॉर्मूले हैं, वो मैं आपको नोट करवा देता हूँ, ठीक है।
अंतः त्रिज्या, अंतः त्रिज्या के जो फॉर्मूले हैं वो मैं आपको नोट करवा देता हूँ। अंतः त्रिज्या के फॉर्मूले देखो, पहला फॉर्मूला है r इक्वल्स टू s माइनस a tan ऑफ a बाई 2, या इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ r इक्वल्स टू s माइनस b tan ऑफ b बाई 2, या इसी को मैं ऐसे लिख सकता हूँ r ऑफ s माइनस r इक्वल्स टू s माइनस c इंटू tan ऑफ c बाई 2। तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है। एक फॉर्मूला तो ये हो गया। अब देखो यहाँ पर ये ए बी सी क्या है, ये ए बी सी क्या है, ये एस क्या है, ये सारी टर्मिनोलॉजी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो इस पर टाइम खराब करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, अब सेकंड फॉर्मूला क्या है? सेकंड है कि आर इक्वल्स टू ए साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2, या इसी को लिखा जा सकता है बी साइन सी बाई 2 साइन, सॉरी इसके अपॉन में और है, सॉरी कॉस ए बाई 2, कॉस ए बाई 2। आर इक्वल्स टू बी साइन सी बाई 2 साइन ए बाई 2 अपॉन कॉस बी बाई 2। आर इक्वल्स टू सी साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 अपॉन कॉस सी बाई 2। ठीक है, एक फॉर्मूला ये भी है r इक्वल्स टू 4r साइन ए बाई 2 साइन बी बाई 2 साइन सी बाई 2, ये फॉर्मूले हैं। अब देखो अगर हमें ये क्या है, ये तो सभी को पता होगा ना, ये क्या है भाई, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है? बस मेन मुद्दा तो यही है, कैपिटल आर और स्मॉल आर में क्या फ़र्क है? तो हम सब जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो कैपिटल आर है वो तो क्या है, परित्रिज्या है। ये क्या है? परित्रिज्या। और ये क्या है? अंतः त्रिज्या, अंतः त्रिज्या। तो अगर हमें परित्रिज्या मालूम है तब तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अगर हमें परित्रिज्या मालूम नहीं है, केवल साइड और एंगल मालूम है, तो साइड और एंगल मालूम होने की सिचुएशन में हम ये वाले फॉर्मूले लगाएंगे। अगर हमें साइड, एंगल और पेरीमीटर तीनों चीज़ मालूम है तब हम ये फॉर्मूले लगा सकते हैं। तो हमें क्या चीज़ दी गई है, क्या चीज़ हमसे पूछी गई है, उसके अकॉर्डिंग हम ये वाले फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे करके हम अंतः त्रिज्या के ये फॉर्मूले लगाते हैं। बाकी ये जो तीन फॉर्मूले हैं, इसके भी 3 हैं, इसके भी 3 हैं, तो वो तो मैंने ऑलरेडी बता चुका हूँ कि साइक्लिक ऑर्डर में चलते हैं। साइक्लिक ऑर्डर में कैसे? जैसे देखो यहाँ पर मैंने लिया s माइनस ए tan a बाई 2। ठीक है, तो अगर a लिया है मतलब इसके मतलब इसके जस्ट सामने वाला एंगल आ जाएगा। ठीक है, साइड के जस्ट सामने वाला एंगल आ गया। उसके बाद में देखो s तो सभी जगह भाई, पेरीमीटर तो सभी जगह सेम रहेगा ना। a के बाद में नंबर किसका आता है? b का। साइक्लिक ऑर्डर में b के बाद में किसका आता है? c का। a के बाद में नंबर किसका? b का। b के बाद में c का। तो ऐसे करके साइक्लिक ऑर्डर में ये बन जाते हैं। ऐसे ही यहाँ भी देख सकते हो, a के बाद में नंबर किसका आया? b का। b के बाद में किसका आया? c का। यहाँ पर भी b के बाद में नंबर c का और c के बाद में a का। यहाँ c के बाद में a का और a के बाद में b का। यहाँ a के बाद में b का और b के बाद में c का। ठीक है, तो ऐसे करके ये साइक्लिक ऑर्डर में इनको याद रख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये तो बात हुई त्रिभुज के अंतःवृत्त और परिवृत्त की। अब अभी तक हमने बात की है सिर्फ त्रिभुजों के बारे में, तो थोड़ा बात हम इसके लिए समबाहुभुज के बारे में और कर लेते हैं। समबाहुभुज के बारे में सिर्फ फॉर्मूले थोड़ा सा देख लेना, बाकी और ज़्यादा कुछ खास नहीं है समबाहुभुज के बारे में। समबाहुभुज, समबाहुभुज या इसको इंग्लिश में कह सकते हैं रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर पॉलीगन, समबाहुभुज। अब देखो समबाहुभुज, सबसे पहली बात तो ये आती है, अब ट्रिग्नोमेट्री में तो हम बाद में देखेंगे समबाहुभुज को, लेकिन सबसे पहली बात तो ये आती है कि सर समबाहुभुज होता क्या है। तो समबाहुभुज का मतलब होता है कोई भी बहुभुज। भाई बहुभुज का मतलब क्या होता है? नाम से स्पष्ट है, बहुभुज, जिसमें बहुत सारी भुजाएं हों। बहुभुज का मतलब क्या होता है? जिसमें बहुत सारी भुजाएं हों। ठीक है, अब समबाहुभुज क्या होता है? तो ऐसा बहुभुज जिसमें कोण और भुजाएं ये आपस में कैसे हों? समान हो। भाई ये कह सकते हैं कि ऐसा बहुभुज जिसमें भुजाएं कैसी हों? आपस में समान हो।
क्योंकि भुजाएं अगर समान होंगी तो उनके सामने वाले कोण तो ऑटोमेटिक ही समान हो जाएंगे। या ये भी कह सकते हैं कि ऐसा बहुभुज जिसमें सारे कोण समान हो, क्योंकि अगर कोण समान है तो उसके सामने वाली भुजा ऑटोमेटिक समान हो जाएंगी। ये सभी हम जानते हैं, ठीक है। तो समबाहुभुज का मतलब क्या हुआ, ऐसा बहुभुज जिसमें कोण तथा भुजाएं कैसी हो, समान हो, वो क्या कहलाएगा, वो समबाहुभुज कहलाएगा, ठीक है, समबाहुभुज कहलाएगा। जैसे मान लो मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझाता हूं। जैसे मैंने ये बना दिया, भाई 11th 12th वाले बच्चों इसको बेंजीन मत समझना, क्योंकि हम यहाँ पर केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। बेंजीन समझने की भूल मत करना है इसको, हम यहाँ पर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। वैसे भी रेगुलर बना नहीं, दोबारा बनाते हैं। वैसे भी बेंजीन में तो अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, मैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन नहीं बनाने वाला। हाँ, अब देखो ये एक पॉलीगन बन गया। अब देखो इस पॉलीगन में मैं ये कह दूं कि ये सभी भुजाएं हैं, ये छहों भुजाएं हैं, वो कैसी हैं, समान है। अगर ये छहों भुजाएं समान है तो ये क्या कहलाएगा, ये समबाहुभुज कहलाएगा, ठीक है। ये क्या हो गया, समबाहुभुज हो गया। ये जो समबाहुभुज है, ये जो समबाहुभुज है, इसमें भुजाएं कितनी है, 2 2 4 2 6 भुजाएं, इसलिए इसको षटभुज कहते हैं, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, षटभुज कहते हैं। लेकिन इसको षटभुज कहते हैं, अष्टभुज कहते हैं, पंचभुज कहते हैं, उसमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। मुझे मतलब किससे है कि ये समबाहुभुज है या नहीं है। तो भाई इसके छहों भुजाएं बराबर हैं, इसलिए ये समबाहुभुज है। अब बात आती है कि इसके जो अंतःकोण होते हैं ना, ये अंतःकोण, ये अंतःकोणों का योग कितना होता है, इन अंतःकोणों का योग कितना होता है। तो देखो इस अंतःकोणों का योग अगर मैं चाहूँ तो मैं डायरेक्ट कह सकता हूँ कि भाई इनका अंतःकोणों का जो योग होता है वो होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक है, n-2 इंटू 180 डिग्री। इससे हम अंतःकोणों का योग निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसके अंतःकोणों के योग की बात करूं, n का मतलब क्या है, यहाँ पर n का मतलब होता है भुजाओं की संख्या। n का मतलब क्या होता है, भुजाओं की संख्या। तो अब देखो n का मतलब भुजाओं की संख्या हो गया। अब देखो यहाँ से जैसे अगर मैं इसके अंतःकोणों का योग निकालना चाहूँ तो 6 - 2 इंटू 180 यानी 4 इंटू 180, तो कितना आ गया इसका 720। तो अंतःकोणों का योग कितना हो जाएगा इसका, 720 हो जाएगा, ठीक है। हालांकि मैं इसके डेरिवेशन पर नहीं जाना चाह रहा, फिर भी अगर आप चाहो तो देख सकते हो। जैसे ये त्रिभुज हो गया, ठीक है, ये चतुर्भुज हो गया, और ये पंचभुज हो गया। अब देखो त्रिभुज के कोणों का योग कितना होता है, सभी जानते हैं 180 होता है, ठीक है। चतुर्भुज का कितना होता है, 360 होता है। लेकिन ये 360 कैसे हुआ वो अभी बात करेंगे हम। जैसे देखो इसमें 2 ट्रायंगल बन गए, ठीक है, 2 ट्रायंगल बन गए तो इसलिए इसका 360 हो गया। अब देखो यहाँ पर भी ऐसे ही करके, अब देखो ऐसे करके देख सकते हो, इसका 360 हो गया और इसका 540 हो जाएगा। लेकिन ये हुआ कैसे, देखो अगर इसकी भुजाओं की बात करूँ मैं, कितनी भुजाएं इसमें 3 है ना, तो 3 - 2 इंटू 180 ऐसे कर सकता हूँ मैं इसको। इसकी भुजाएं कितनी है, 4 भुजाएं ना, तो 4 - 2 इंटू 180 ऐसे लिख सकता हूँ ना। इसकी भुजाएं कितनी है, 5 है ना, तो 5 - 2 इंटू 180। देखो 3 - 2 इंटू 180 यानी 180 इंटू 1, 4 - 2 इंटू 180 यानी 2 इंटू 180, कितना हो गया 360। 5 - 2 इंटू 180 यानी 3 इंटू 180, कितना हो गया 540। तो ऐसे करके हम इसका डेरिवेशन देख सकते हैं, बाकी उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। हमें केवल इस फॉर्मूले से मतलब है कि इसके अंतःकोणों का जो योग होता है ना, उसका फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180 होता है, ठीक है। तो अब त्रिकोणमिति में इसका क्या यूज हो सकता है उसको देखते हैं। त्रिकोणमिति में इसका कहाँ कहाँ पर यूज है वो देख लेते हैं। तो समबाहुभुज का क्षेत्रफल, समबाहुभुज का क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल का बस फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, ठीक है। त्रिकोणमिति में इसका बस इतना सा यूज है, ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है। n/2 sin 2π/n इक्वल्स टू na²/4 cot π/n इक्वल्स टू nr² 10 π/n। ये फॉर्मूला है। चाहो तो ये वाला फॉर्मूला ऑपरेट करो, चाहो तो ये वाला फॉर्मूला ऑपरेट करो, चाहो तो ये वाला फॉर्मूला ऑपरेट करो, एक ही बात है, ठीक है। तो अब देखो इसमें मतलब कब कौन सा फॉर्मूला लगाना है वो चीज़ देख लेते हैं। ये क्या है भाई, n का मतलब तो क्या है, n का मतलब तो मैं बता चुका हूँ। n का मतलब होता है भुजाओं की संख्या,
भाई समबाहुभुज बोला है हमने, समबाहुभुज बोला है, इसका मतलब है कि हमें अभी बहुभुज बोला है तो भुजाओं की संख्या हमें तो पता नहीं है ना कितनी है भाई, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है सॉरी। तो अब देखो ये n तो भुजाओं की संख्या हो गई, लेकिन ये r क्या है, ये r सभी जानते हैं भाई, कैपिटल R क्या होता है, परित्रिज्या होती है। परित्रिज्या सर हमने तो परित्रिज्या तो त्रिभुज में पढ़ी थी, तो क्या हुआ, क्या त्रिभुज में हो सकती है तो बहुभुज में नहीं हो सकती, ऑब्वियसली हो सकती है। तो बहुभुज की क्या हो गई है, परित्रिज्या। तो अगर परित्रिज्या दी हुई है तब तो हमें ये वाला फॉर्मूला ऑपरेट करना है, ठीक। उसके बाद में अगर मैं इसकी बात करूं स्मॉल आर की, स्मॉल आर क्या होता है सर, ये अंतः त्रिज्या होती है। तो अगर ये अंतः त्रिज्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अंतः त्रिज्या दी हुई है तब हमें क्षेत्रफल के लिए ये वाला फॉर्मूला ऑपरेट करना है। ए का मतलब क्या हो गया, इसमें भुजा हो गई, ए का मतलब क्या हो गया, भुजा यानी साइड। तो अगर भुजा दी हुई है तब हमें ये वाला फॉर्मूला ऑपरेट करना है। तो ऐसे करके हम समबाहुभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। समबाहुभुज में आपको और ज़्यादा कुछ ध्यान में नहीं रखना है, बस इतना सा ही याद रखना है, बाकी समबाहुभुज में और ज़्यादा कुछ खास है नहीं। वैसे यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस कम ही रहते हैं, लेकिन फिर भी कह नहीं सकते। हाँ, अगर कहीं क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि कोई समबाहुभुज दिया हुआ है और उसके अंत कोणों का योग याद करो, फिर आप कहोगे सर ये तो क्वेश्चन आ गया। अरे भाई वो क्वेश्चन यहाँ से नहीं है, ये तो मैंने चूंकि ये समबाहुभुज हम पढ़ रहे थे तो मैंने बता दिया था कि n-2 × 180 ये मतलब ये इसका फॉर्मूला होता है। लेकिन हम तो यहाँ पर तो त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम ज्यामिति थोड़ी ना पढ़ रहे हैं। तो ज्योमेट्री वाले टॉपिक में फिर हम वापस बहुभुज को पढ़ेंगे, तो फिर उसके अंतः कोणों का, बहिष कोणों का सभी का वो देखेंगे हम, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर बहुभुज के रेस्पेक्ट में आपको क्या याद रखना है, ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है, ताकि हम समबाहुभुज का क्षेत्रफल निकाल सकें, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से बचा हुआ है सिर्फ और सिर्फ प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। लेकिन आज मैं कोशिश करना चाह रहा था कि मेरी कोशिश थी कि आज मैं प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन तो कम से कम दे पाऊँ, लेकिन अभी टाइम इसकी इजाज़त नहीं दे रहा है। तो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इसको हम पढ़ेंगे कल, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इसको हम कल पढ़ेंगे, आज अभी टाइम नहीं है, ठीक है। तो आज की क्लास को तो यहीं विराम देते हैं, कल हम इसको पढ़ेंगे, कल और शायद परसों 2 दिन में प्रतिलोम त्रिकोणमितीय हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में कुछ क्वेश्चंस लेंगे और फिर अपना त्रिकोणमितीय कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं विराम देते हैं। और अगर यहाँ से आपको कोई अच्छी चीज़ मिल रही हो, कोई यूनिक चीज़ मिल रही हो, ऐसे लग रहा हो कि कहीं मतलब लीक से हटके यहाँ पर वास्तव में पढ़ाया जा रहा है, 0 लेवल से पढ़ाया जा रहा है, तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ताकि हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे, ठीक है। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़।